महाशिवरात्रि आज है। महाकाल के पट खुले हैं। भक्तों को लगातार 44 घंटे दर्शन। विश्वनाथ मंदिर के बाहर कतार में 2 लाख श्रद्धालु। पीएम मोदी आज से 2 दिन के असम अरुणाचल दौरे पर हैं और कांजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी पर जाएंगे। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आज भारत मंडपम पर किया आयोजन। पीएम मोदी 20 कैटेगरी में 23 विनर्स को पुरस्कार भी दिया। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल बढ़ी। 10 करोड़ परिवार को फायदा। आज गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 165 करोड़ के निवेश से लगा है प्लांट। 4 दिनों तक कई सौगात देंगे मुख्यमंत्री। यूपी के 8,000 से ज्यादा मदरसे होंगे बंद। एसआईटी की जांच के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे नारी शक्ति को प्रणाम। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आज मनाया जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महिला दिवस को मनाया जा रहा है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आज विश्व महिला दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियां चिन्हित करने के भी देखी जाती है कि अमेरिका ने पहली बार महिला दिवस मनाने का आयोजन किया था। एक तरह से पहल की थी। 28 फरवरी 1909 में महिला दिवस का आयोजन किया गया था। फिलहाल महिला दिवस का क्या इतिहास है वो भी बता रहे हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में महिला दिवस मनाने की बात सामने रखी। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को महिला दिवस मनाने को लेकर के घोषणा भी की थी। हर साल संयुक्त राष्ट्र महिला दिवस की थीम तय करता है और इस बार भी महिला दिवस की एक नई थीम है। और साथ ही साथ 8 मार्च को दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन ही महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा था और अपने अपने अधिकारों को लेकर के आज ही के दिन आंदोलन छेड़ा। इसके साथ ही साथ अपने अधिकारों को लेकर के उन्होंने मुखरता के साथ ही साथ अपनी बात भी रखी और जब मान्यता मिल गई, इसके साथ ही वोट की मान्यता मिली। कई तरह के जो आंदोलन किए जा रहे थे महिलाओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठाया भी गया और अमेरिका ने पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पहल की थी। 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महिला दिवस मनाया जाता है। आज है इंटरनेशनल विमेंस डे और विमेंस डे पर महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। महिलाओं के संघर्ष के बारे में बताया जाता है और साथ ही किस तरह से महिलाओं ने संघर्ष करके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की थी और एक नया कह सकते हैं कि आंदोलन छेड़ा था। और इस आंदोलन के छेड़ने के बाद उनकी मेहनत रंग लाती नजर आई थी, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें 8 मार्च को विमेंस डे मनाने का एक अधिकार मिला और घोषणा भी कर दी गई। तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती नजर आई थी महिलाएं और उन महिलाओं को आज याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है। उनके संघर्षों को याद किया जाता है। इसके साथ ही साथ कहते हैं कि कौशलेंद्र इसी खबर पर हमारे साथ है। कौशलेंद्र, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सभी महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी है, उनके संघर्षों को भी याद किया है। कौशलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं, आज विश्व महिला दिवस है। महिलाओं के प्रति समर्पण भाव की कामना की जा रही है, उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है, उनके किए गए प्रयासों को याद किया जा रहा है
और आज चूंकि एक दिन तय किया गया, 8 मार्च का वो दिन था जब महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा था और अपने अधिकारों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनके ये जो अधिकार है जिसको लेकर के उन्होंने आंदोलन किया है नहीं माने जाएंगे तो वो कार्य बहिष्कार कर देंगी। और समान वेतन की भी बात महिलाओं की ओर से उस दौर में कही गई थी। कौशलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस डे की, आज के दिन महिलाओं को याद, उनके संघर्षों को लेकर याद किया जाता है, साथ में उनकी जो वो किसी और के लिए प्रेरणा बन सके, उनके प्रेरणा स्रोत को लेकर के भी उनको याद किया जाता है। पीएम मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनके संघर्षों को भी याद किया है। कौशलेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? की लड़ाई में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी। जी, आवाज आ रही है आपकी? बात पूरी कीजिए। जी देखिए, आपको बताएं कि जिस तरह से जो है महिलाओं की अगर बात की जाए तो आज़ादी की बात हो या चाहे उसके बाद इमरजेंसी की बात हो, तमाम ऐसी जगहों पे जो है महिलाएं जरूर प्रेरणा स्रोत बनी हैं। और उनके जो है जो बात की जाती है आधी आबादी की को, अगर उनकी बात की जाए, चाहे वो जो भी जिस क्षेत्र में हो, जिस भी जो है, चाहे उद्यमी हो या चाहे नौकरी में हो या चाहे गृहिणी हो, लेकिन अपने आप में सब में कहीं न कहीं जो है एक उपलब्धि है। तो उनकी अगर बात की जा रही है, सरकार अगर उनकी बात कर रही है, तो ये कहीं न कहीं जो है एक अच्छी बात है और ये पहल होनी भी चाहिए। महिला आरक्षण की बात हो, महिला बिल कानून की बात हो, या महिलाओं को जो है संसद में जो है बैठने की अगर बात हो कि उनको आरक्षण की सीट दिए जाए, उस पर भी बात की जाए, तो इन सब चीज़ों को लेके जो बात की जाती है, सरकारें जो योजनाएं लाती हैं, अगर महिलाओं के लिए लाती हैं तो भी एक नज़ीर बनती है। और नज़ीर बननी भी चाहिए, क्योंकि देश के विकास में चाहे कोई भी देश हो, चाहे विश्व के किसी भी देश को देख लीजिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज विश्व के कई ऐसे देशों में जो प्रथम नागरिक जो है बनकर आज जो है देश भी चला रही हैं। तो उनको लेके जो बात होती है, या चाहे अपने देश की बात कर ली जाए, तो उनकी जो बात की जा रही है तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए उपलब्धि है और महिलाओं के लिए भी एक उपलब्धि है। और महिलाओं की अगर महिला दिवस की अगर बात की जाए, महिला ही दिवस नहीं, तमाम ऐसे भी दिवस हैं जहाँ पे महिलाओं को याद किया जाता है। जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपने ही देश में देख लीजिए, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो या जो है कोई किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, तो उनके लिए अगर सरकार कोई योजना लाए या उनके लिए कुछ करे, तो ये महिला ही दिवस ही नहीं, हर दिन के लिए एक जरूरी हो जाता है। बिल्कुल कौशलेंद्र, लेकिन देखिए ना कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही यही कहा था कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का भी वास होता है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं अगर धरातल की देख ली जाए तो कुछ और ही नजर आती हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस को लेकर के उनके गौरवपूर्ण किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। एक तरह से मिसाल दी जाती है महिलाओं की जब कोई बड़ा कार्य होता है, क्योंकि घर, परिवार, समाज और हर स्थिति में अपने आप को साबित करने के लिए महिला हमेशा तैयार रहती है और कभी भी पीछे नहीं हटती, हर संघर्ष को करने के लिए तैयार रहती है। और स्वयं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ये कहना होता है कि एक नारी के शिक्षित होने पर पूरा समाज शिक्षित होता है। कुछ इसी तरह से महिलाओं को लेकर के मिसाल दी जाती है और अब चूंकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार भी है, और अब सीधा दिल्ली के भारत मंडपम चलते जहां पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई। सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया, उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलाम्बे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं, स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं। दैट्स मल्हार कलाम्बे। मल्हार
ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं, आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में उन्होंने 500 से ज़्यादा क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है। बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है और अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं। और उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बट सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीनअप किया था। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीनअप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। और हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट कैटेगरी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड, और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। दैट्स जहानवीर सिंह। नो बाबा, पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है जी। और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते हैं, आप जैसे लोग गाइड कर सकते, जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है। धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना। अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ। उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स, वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने,
और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यर श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में। तो अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत मंडपम से, जहां पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दौरान तरह तरह की जो प्रतिभाएं थी उनको सम्मानित करते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एसआईटी की जांच है और अवैध मदरसों पर आज बड़ी खबर आपको राजधानी से बताने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये खबर है जहां पर बिना मान्यता के चल रहे हैं 8,848 मदरसे, जो कि अब बंद किए जाएंगे। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन भी जारी है। 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर के जांच चल रही है। एसआईटी जांच में मदरसा संचालक नहीं बता सके हैं आय का स्रोत कि कहां से आ रहा है और मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग का आरोप भी है। सिद्धार्थनगर में भी 800, श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे नेपाल सीमा से सटे हुए पाए गए हैं और नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी बड़े पैमाने पर मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई शुरू होगी। तो बड़े पैमाने पर मदरसों ने मान्यता नहीं करा कर रखी हुई है, जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है। बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर में भी संचालित हैं मदरसे। पीलीभीत में भी अवैध रूप से संचालित है मदरसे। कुलदीप हमारे साथ पीलीभीत से हैं। कुलदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार मदरसों को लेकर ये खबरें भी आती रही हैं जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं और उनसे उनका स्रोत भी पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है मदरसों की ओर से वो देखी नहीं जा रही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल वंदना, अगर बात की जाए अवैध मदरसों की तो पीलीभीत में 220 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। साथ ही 27 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। एसआईटी की जांच में उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा नहीं बता पाया है, फंडिंग के बारे में नहीं बता पाया है। और कार्यवाही की बात की जाए तो अभी पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री आवास में 3 प्रधानमंत्री आवासों को मिलाकर पीलीभीत शहर में एक मदरसा चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई हुई है और उस मदरसे को बंद कराया गया है। साथ ही अब 27 और अवैध मदरसे सामने आए हैं, जिन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, ये भी सामने आ रहा है। और कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं मदरसों को लेकर के। बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर में भी संचालित है मदरसे। विदेशी फंडिंग को लेकर के भी माना जा रहा है कि स्रोत कहां से आ रहा है और जो पैसा है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो 27 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। एसआईटी की जांच में 27 मदरसे अवैध निकले हैं। सरकार के निर्देश पर एसआईटी की जांच हुई थी और एसआईटी ने शासन को मदरसों की जांच रिपोर्ट भी भेजी थी। शासन का आदेश आने पर अवैध मदरसे अब बंद कर दिए जाएंगे, जो कि भारत नेपाल जो सीमा से सटे इलाके हैं जहां पर अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध मदरसे पाए जाएंगे उनको त्वरित बंद कर दिया जाएगा। हालांकि लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। और बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने एटीएस के उस कदम को भी स्वागत किया है और योग्य बताया है, जिसमें उसने प्रदेश के 13,000 मदरसों को अवैध बताते हुए उनको बंद किए जाने की योगी सरकार को सिफारिश की थी। बजरंग दल विकास त्यागी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों की इससे ज्यादा है और इसलिए उन सभी को भी बंद कराया जाना चाहिए, क्योंकि इन मदरसों की आड़ में विदेशों से अवैध फंडिंग होती है और हवाला के जरिए जो धन देश में आता है समाज, राष्ट्र और राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लगाया जाता है। विकास त्यागी ने सरकार से यह भी कहा कि
उन सभी मदरसों के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसकी आड़ में जो धन आया है वहां हवाला के जरिए आया होगा और देश के अंदर अवैध मदरसों या अवैध कार्यों में खर्च किया जा रहा होगा। इसलिए सरकार को सभी अवैध मदरसों को जब्त करते हुए उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। विकास त्यागी ने आगे क्या कहा है ये भी बता देते हैं आपको। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में मदरसे सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं और उन पर भी सरकार को ध्यान देकर कार्रवाई की जानी चाहिए। विकास त्यागी ने देवबंद दारुल उलूम को भी पूरी तरह से अवैध बताते हुए उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग सरकार से की है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 13,000 मदरसे अवैध पाए गए, ऐसी एक रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा प्रदेश सरकार को दी गई है। मैं एसआईटी के और प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि जो मदरसे पूरी तरह से अवैध पाए गए हैं उनके संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन मदरसों को जो पैसा मिला है वो हवाला के जरिए आया होगा, विदेशी फंडिंग आई होगी उस पैसे के जरिए से, और जो है देश के अंदर राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और तथ्य ये हुए होंगे। इसलिए उन सभी अवैध मदरसों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो अवैध मदरसों को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ कौशलेंद्र भी हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि मदरसों को लेकर के सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। अवैध मदरसे जहां जहां संचालित किए जा रहे हैं वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है और पीलीभीत से कुलदीप भी हमारे साथ है। कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार जो है ये जो कार्रवाई है करने में लगी हुई है, लेकिन आगे का एक्शन क्या होगा? देखिए, आपको बताएं कि ये करीब जो है जब पहली बार योगी सरकार बनी थी तभी से मदरसों को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। उसके बाद एक एसआईटी गठन किया गया था जिसमें कहा गया था कि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो पहले अपनी रिपोर्ट दें, उसके बाद एसआईटी उसको जो है रिपोर्ट की जांच करेगी और स्थानीय स्तर पर जाके देखेगी। तो अब जो है वो रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी है, जिसमें जो नेपाल से सटे जो जिले हैं वहाँ पे करीब 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए गए हैं। और अवैध रूप से क्या, उसमें कुछ ऐसे मदरसे हैं कि जिनमें जो है जो फंडिंग की गई है वो अन्य देशों से, खाड़ी देशों से जो है फंडिंग की गई, जिसका उनके प्रबंधकों ने उसका खर्चा, आय व्यय का जो ब्यौरा है वो नहीं दे पाए। तो शासन को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि हो सकता है कि अगर इसकी जांच और गंभीरता से करवाई जाए कि जो पैसे देश में आए हैं वो क्या पैसे जो है देश हित में लगे हैं या इन मदरसों के हित में लगे हैं या अन्य के लिए लगाए गए हैं, तो उसकी भी एक जो है जांच की जाए। क्योंकि हवाला का जो पैसा है वो कहीं न कहीं किसी संस्था के माध्यम से ही आया है। और उसी कड़ी में एक चीज़ और आपको जोड़ दूं कि यूपी सरकार ने अभी पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये कहा था कि जो नजूल की ज़मीनें हैं जो संस्था को दी गई है 10 साल के लिए लीज पे दी गई हैं, उसकी भी अब जो है उसकी भी जांच की जाएगी, उस पर कौन से काम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 13,000 मदरसों की जो रिपोर्ट अभी तक आई है शासन को, उसमें यही मामला पूरा सामने आया है। अब उसमें करीब 5,000 ऐसे मदरसे हैं जो प्राइवेट, जो जिनका कोई न रजिस्ट्रेशन न कुछ है, वो मदरसे वो भी चल रहे हैं। तो इन मदरसों की जो जांच हुई है उनमें जो रिपोर्ट आई है उनको देखते हुए शासन को बताया गया है कि इनको बंद किया जाए और इनके आय व्यय का जो ब्यौरा है वो पूरा लिया जाए। क्योंकि कई विदेशों से कई बार फंडिंग हुई है, वो किन किन समयों पे की गई है, कब कब हुआ है, उसके बाद जब फंडिंग हुई है उसके बाद देश की स्थिति क्या रही है, इन सब चीज़ों की, प्रदेश की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल कौशलेंद्र, और कुलदीप भी हमारे साथ है पीलीभीत से। और कुलदीप, जिस तरह से अवैध मदरसों को लेकर के सरकार हमेशा से कह रही है कि जो भी अवैध तरीके से मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पहले से ही ये कह दिया गया था, फरमान जारी कर दिया गया था कि जो भी अवैध मदरसे हैं जिनकी मान्यता तक नहीं प्राप्त है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो तैयार कर ले और मान्यता के लिए अप्लाई भी कर दे। फिलहाल ऐसी तस्वीरें हम नजर नहीं आ रही है। आप क्या देख पा रहे हैं उन मदरसों में? बिल्कुल वंदना, जिले में अल्पसंख्यक समाज कल्याण के पास से मान्यता लेकर उनकी निगरानी में मदरसे चलाए जाते हैं, लेकिन पीलीभीत के 27 मदरसे अवैध हैं, उनका कोई भी ब्यौरा
ना तो अल्पसंख्यक समाज कल्याण के पास है, ना मदरसा व्यय का स्रोत, उनकी फंडिंग का स्रोत, कोई भी ब्यौरा एसआईटी की जांच में नहीं आया है। स्थानीय अधिकारियों के पास भी उनका कोई ब्यौरा नहीं है और यही रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। पहले भी 3 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है और 27 मदरसे और हैं जो बंद करे जाएंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल कुलदीप, आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध मदरसों को लेकर के कड़ा एक्शन देखा जा रहा है। साइट की रिपोर्ट में शासन में मंथन फिलहाल जारी है। इसके साथ ही यूपी के 13,000 मदरसों को एटीएस ने अवैध बताया है, जिसको लेकर के अब कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच सुकमा से खबर आ रही है। सुकमा से आपको ये खबर बता देते हैं, दोनों नक्सलियों पर 1 लाख का इनाम घोषित है। तो सुकमा से आपको ये खबर बता रहे हैं, पूना नरकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है आरोपियों ने और आत्मसमर्पण में 208 वाहिनी कोबरा का विशेष योगदान बताया जा रहा है। तो सुकमा से खबर, 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और समर्पण करती तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों नक्सलियों पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। पूना नरकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया गया है फिलहाल। साथ ही साथ आत्मसमर्पण में 208 वाहिनी कोबरा का विशेष योगदान बताया जा रहा है। ये खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से छत्तीसगढ़ के। दोनों नक्सलियों पर 1 लाख का इनाम था और आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों ही नक्सलियों ने पूना नरकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया गया है। तो खबर सुकमा से बता रहे हैं इस वक्त की आपको, दोनों नक्सलियों पर 1 लाख का इनाम घोषित था और पूना नरकोम अभियान चलाया गया, जिसके तहत दोनों ने ही आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा नगर महाशिवरात्रि के अवसर पर आज सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रही। बता दें कि नगर के थाना चौक स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही दर्शनार्थ भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शनार्थियों ने महिलाओं की अधिक संख्या रही। इस मंदिर को भव्य रूप से गेंदे के फूल से सजाया गया, जिससे पूरे नगर का माहौल भक्तिमय दिखाई दिया। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही शिवलिंग अभिषेक का कार्यक्रम शुरू है और सुबह से ही आज रात तक अभिषेक किया जाएगा और आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर में जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। महादेव, मैं प्रियंका सोनी यहाँ थानेश्वर मंदिर में शुरू से आते रह रही हूँ। यहाँ हर साल मतलब काफ़ी मात्रा में भक्तों की भीड़ जमा होती है। आज महाशिवरात्रि का विशेष पूजा होता है। यहाँ पे हर वर्ष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह का रुद्राभिषेक होता है और श्री राम कथा होता है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर के थाना समीप के थानेश्वर मंदिर में आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और थाना के समीप जो थानेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि थानेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सच्चे मनों से जो मनोकामना यहाँ जो मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ के पुजारी महाराज से आज किस तरह से यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा किस तरह से की जा रही है और किस तरह से उत्साह के साथ थानेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ के पुजारी महाराज से किस तरह से यहाँ से थानेश्वर मंदिर को उत्साह के साथ पूजा किया जा रहा है। आपका परिचय बताएंगे, आज का पूजा किस तरह से किया जा रहा है। हर हर महादेव। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, थानेश्वर मंदिर पुजारी। आज किस तरह से तैयारी है, लोगों में कैसा जुनून है आज दर्शन करने के लिए? आज बहुत भव्य तैयारी है। थानेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विशेष अभिषेक, पूजन और महाभिषेक आदि किया जाएगा, जिसमें 251 किलो दूध, 101 किलो दही, 7 किलो घी, 5 किलो मधुरस और 101 किलो शक्कर से
विशेष अभिषेक किया जाएगा। संध्या 4 बजे भगवान भोलेनाथ की बाराती होगी और उनका विवाह किया जाएगा। रात्रि 9 बजे शक्कर से अभिषेक की जाएगी। रात्रि 12 बजे भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा और उसके पश्चात में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को हल्दी तेल आदि लगा करके उनको श्रृंगार किया जाएगा। सोना और चांदी से राज श्रृंगार किया जाएगा। एक ही जगह पर जिले के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के लिए जो सुविधाएं वो मिलेंगी। मुंगेली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में स्केटिंग, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल मैदान और ताइक्वांडो खेल प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने फीता काट करके और 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और कलेक्टर ने लॉन टेनिस और रस्साकसी खेल में हाथ भी आजमाया। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों को मैदान का बेहतर उपयोग करते हुए जिले का नाम रोशन करने के लिए भी प्रेरित किया है। रूप से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने का था ज़िले में, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर पाए सभी के सहयोग से, तो वाकई काबिले तारीफ है। और बहुत कम ज़िलों में जगहों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मैं मुंगेली की पूरी जनता से, युवाओं से, विशेषकर खेल प्रेमियों से आह्वान करूँगा आपके माध्यम से कि आकर इसका बहुत बड़ी संख्या में यूज़ करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और इससे अपने आप को फिट रखें। और अगर कई बच्चे चाहते हैं तो प्रोफेशनलिज्म में भी आगे, इसको प्रोफेशनली भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं और उनको नौकरी के साधन भी इसके माध्यम से नौकरी लेने के रास्ते भी आसान हो सकते हैं। इस बात की मुझे प्रशिक्षकों की भी करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जिले में सर्वप्रथम विकासखंड स्तरीय खेलकूद का आयोजन कराया गया था, जिसमें 5 खेलों को चिन्हित किया गया था। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो। यह प्रतियोगिता तीनों ब्लॉक में आयोजित होने के पश्चात जिला स्तर की प्रतियोगिता आज यहाँ संपन्न की गई। इसी प्रतियोगिता के साथ साथ में हमारे इस स्टेडियम में नवीन मैदानों का जो निर्माण किया गया था, जिसमें लॉन टेनिस, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड, रोलर स्केटिंग का मैदान और ताइक्वांडो का भवन जीर्णोद्धार उसका किया गया। एक बार फिर से चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी प्रतिभाशाली हैं उन्हें पुरस्कृत करते नजर आ रहे हैं। रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी, आपसे अनुरोध, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार। ओह बाबा, पैर नहीं बाबा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्द हमें लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज के इस अवसर पर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत से शब्दों को सुना, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी अत्यंत उल्लासित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। और इसीलिए अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स,
देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं। लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है।
महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए,
और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया, बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई, उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के एमवीपी ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको एमपीपी कहता हूं, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पस से कोलैब करता है तो इससे इंपैक्ट दिखता है। और सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि वो समय से पहले ही समय को भांप जाते हैं। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर बस्सी के नई नाथ से है, जहां पर इस दौरान कनक दंडवत देने वाले भी देर रात तक कनक दंडवत किए और भोले बाबा के मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके मनोकामना मांगी। काफी दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे और इस दौरान 2 दिवसीय भरेगा लक्की मेला श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इंतजाम भी किया गया। मंदिरों को चारों तरफ से डेकोरेशन की तरह ही सजाया गया और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और 2 किलोमीटर दूर गणेश मोड़ पर वाहन खड़े हुए। और इस दौरान मेले की व्यवस्था को लेकर नई नाथ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष राम नारायण मीणा ने भी पूरी जानकारी दी है। खबर शाहपुरा से है, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची और कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि गत दिनों कस्बे के वार्ड 24 में एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और फरार हो गए थे। आरोपियों ने बिदारा गांव में भी चोरी की वारदात की थी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने के आरोप में नेतराम, अनिल व सुनील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों बदमाशों का कस्बे में पैदल जुलूस निकाला और आम जन में बदमाशों का खौफ खत्म हो सके, उद्देश्य यही था। और इसी दौरान थाना प्रभारी रामलाल मीणा समेत कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने आज क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए गांव नगला जोग्यान में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीकरी से ध्वज रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसके साथ ही विधायक नयनपाल रावत ने लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बारात घर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जो मेरे मन में कसक थी, आज वह कसक पूरी होती नजर आ रही है। लगभग 3.5 साल बताया जा रहा है कार्यकाल के बीच जाने के बावजूद भी वह खुद संतुष्ट नहीं थे और इलाके के विकास कार्य को लेकर अब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से पृथला विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी से करीब 300 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य कुछ का पूरा हो चुका है और कुछ का चल रहा है। ये सड़क 19.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई। इसके बाद इसका फाइनल एस्टीमेट 21.5 करोड़ का हुआ
और अब ये सड़क जो है 24 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़क बनेगी और इसमें जगह जगह जहां पानी ठहरता था, जहां सड़क टूटती थी, वो सीमेंटेड होगी, जगह जगह सीमेंटेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीकरी से नगला जोगियान तक की ये पूरी सीमेंटेड कंक्रीट सड़क है। और बहुत समय के बाद, क्योंकि नाबार्ड से बनी, बार बार इसमें एस्टीमेट चेंज हुए, और आप ये लगा लो कि इस सड़क को लेकर के शायद मैं और मेरा जो जितना भी सेवा कार्य है उसमें मैं स्वयं बहुत दुखी था। इवन देन मैं अपने गांव में भी बहुत कम आता था शादी में संबंध में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से और इसमें हमारे PS2 CM जो माननीय खुल्लर साहब हैं, उनकी विशेष भूमिका रही कि नाबार्ड की 7 से 8 सड़कों में से केवल एक अगली सड़क ये मेरी पास करके दी थी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।